हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार पटेल और सक्सेस पैथोलॉजी क्लास की आज हम पहली लाइव क्लास में आपका स्वागत करते हैं। ये हमारी पहली क्लास रहेगी और जब हम यहाँ से पूरा अपना सिलेबस कंटिन्यू करके पूरे पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा 5 मिनट और वेट कर रहे हैं, हमारे जो और स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन हो जाएं। जब से मैं अपना इंट्रो दे दूं, मेरा नाम अजय कुमार पटेल है। मैंने बीएससी की है माइक्रोबायोलॉजी से और एमएससी मेरा है जूलॉजी से। मैंने डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया एनएससीबी मेडिकल कॉलेज से और उसके बाद मैंने 2019 में एनएचएम का एग्ज़ाम क्लियर किया है और मेरी फर्स्ट रैंक आई थी। 2021 जापान में भी मेरी फर्स्ट रैंक आई थी और बहुत सारे लोग मेरे दोस्तों के डिमांड पे मैं क्लास ले रहा हूँ। तो हम 2 मिनट और वेट करेंगे, देखते हैं जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, फिर हम अपनी आज की क्लास शुरू करेंगे। जो भी हमारी क्लासेस रहेंगी वो हम स्टेप बाय स्टेप्स जितना भी इजी है वहाँ से अपन हाई लेवल पे जाएंगे, जिससे कि सबको, सभी स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट अभी जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी उन्हें भी चीज़ें समझ में आए। और इसके जितनी भी चीज़ मैं पढ़ाऊंगा, मैं हर चीज़ के आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे सक्सेस पैथोलॉजी के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उन सबको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। आप उस नोट्स को पढ़िए। मैंने भी इन्हीं चीज़ों से पढ़ाई करी है और मेरे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको रोज पढ़ना है। जब भी जो भी क्लासेस रहेंगी एक बार उसको रिपीट जरूर पढ़ें आप। उसको आप जरूर एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा और उसके साथ में जो पीडीएफ रहेगी उसको पीडीएफ को साथ में देखिएगा। आपको जो चीज़ उसमें समझ में ना आए वो मुझसे पूछिएगा। ये जो हम जितनी भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो हम थोड़ा शॉर्ट में जरूर पढ़ेंगे। उसका एक रीज़न है कि हम यहाँ पे कोई अपने यूनिवर्सिटी के थ्योरी एग्जाम लिखने के लिए नहीं बैठे हैं। हमें अपना कंपटीशन एग्जाम व्यापम का क्लियर करना है और जिसमें हमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो हमें पेपर में आती हैं, जैसे मैंने अपने लिए पेपर स्टडी की तैयारी करी है, मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगा। और बाकी आपको डिटेल थ्योरी चाहिए तो मैं आपको वो भी बताऊँगा कि आपको अगर पढ़नी है तो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको हर चीज़ कवर कर दूंगा, इतनी कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमें ये टॉपिक्स जो हैं उसके बाहर की चीज़ें आ रही हैं। लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए और भी चीज़ें चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो हम अपनी क्लास आज की शुरू करते हैं। हमारी क्लास आज की हम शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे अपना हेमेटोलॉजी के क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हेमेटोलॉजी क्या होती है। तो हेमेटोलॉजी हमारी एक साइंस की एक ब्रांच है, शाखा है, जिसमें हम ब्लड मतलब रक्त, ब्लड जो कि ऑर्गन्स ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं और जो ब्लड की डिसीज होती है इनके बारे में हम पढ़ाई करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो मतलब आप ये समझिए कि आपको हेमेटोलॉजी से आप ध्यान रखेंगे कि आपको ब्लड के बारे में बात हो रही है। हेमेटो से आप ये हेमेटो वर्ड को जरूर आप ये मान के चलें कि इसका मतलब ब्लड होता है, क्योंकि हम जो आगे की चीजें अभी कहीं पढ़ेंगे उसमें आपको मैं जब समझाऊंगा तो आपको ये चीजें कनेक्ट करेंगी। अब हम देखते हैं ब्लड क्या होता है। तो ब्लड हमारा जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो फ्लूइड से मतलब है जो आप लिक्विड बोलते हैं वही है, मतलब बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यू है। अब आपको ये क्वेश्चन पेपर में भी पहले आ चुका है, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपसे हिसाब से अगर बात करी जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो ब्लड है वो किस तरह का टिश्यू है। तो आपको ऑप्शंस रहेंगे अलग अलग, तो आपको उसमें आंसर लगाना है कि जो ब्लड है हमारा वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड हमारा क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू है। अब ब्लड हम सब जानते हैं लाल कलर का होता है। तो वो लाल कलर का होता है हीमोग्लोबिन की वजह से।
जो हमारी आर्टरी होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उसमें जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी जो है हमारी, उसमें क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीजनेटेड, मतलब इसमें जो ब्लड जो बहता है ना, उसमें ऑक्सीजन रहता है। और जो वेन्स होती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कि इसमें से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहित आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन रहित जो ब्लड रहता है वो बहता है। ठीक है, तो आर्टरी जो है उससे ऑक्सीजन वाला ब्लड जा रहा है, जो वेन्स है उससे डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन रहित ब्लड जा रहा है। लेकिन हमारी, अगर आपने डेमो क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारी दो, इसके एक एक अपवाद होते हैं हमारे, कि आर्टरी में हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो जाता है, लेकिन इसका जो अपवाद है वह है पल्मोनरी आर्टरी। ये आपको एनाटॉमी के क्वेश्चन से भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, समझ लीजिए। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है उससे ऑक्सीजन रहित डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। ये भी आपको एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से एक आपको एक क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि बाकी जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाती हैं, बाकी ऐसी कौन सी आर्टरी है जो ऑक्सीजन रहित ब्लड ले जाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो ऑक्सीजन रहित ब्लड ले जाती है। इसी प्रकार वेन्स जो होती है हमारी, हमने बात करी कि ये डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन रहित ब्लड ले जा रही है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। तो इसका अपवाद हमने देखा था, जिस तरह से पल्मोनरी आर्टरी है, इसी की उल्टी एक पल्मोनरी वेन होती है। पल्मोनरी वेन जो रहेगी वो अपना ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाएगी। आपको मैं इन सब चीजों के लिखित में नोट्स दूंगा, तो आपको कुछ चीजें स्पेलिंग समझ में आए तो उसकी कोई समस्या नहीं रहेगी आपको। तो हमने देख लिया, एक पहला क्वेश्चन हमारा यही इंपॉर्टेंट बन जाता है इससे कि जो ब्लड है वह किस प्रकार का टिश्यू है। तो पहला एक क्वेश्चन बन जाता है कि कनेक्टिव टिश्यू है वो, फ्लूइड है। हम जान रहे हैं ये क्या करता है, बॉडी जो है हमारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, इनको एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। इसलिए हम इसको याद रखने के माध्यम से हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एक दूसरे को कनेक्ट करने का कार्य करता है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, आर्टरी हमने देख लिया कि जो ब्लड है उसमें अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, लेकिन इसका एक अपवाद है जो कि है पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। वेन्स में हमने देखा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लेकिन उसका भी एक अपवाद है जो कि है पल्मोनरी वेन्स। जो एडल्ट, मतलब जो बड़े लोग, बड़ा होता है इंसान, 18 साल से ऊपर वाले बात कर रहे हैं, एडल्ट होता है, उसमें जो ब्लड का वॉल्यूम होता है, मतलब जो ब्लड है उसके अंदर, वो करीबन 8% होता है बॉडी वेट का। उसका बॉडी का वेट है उसका करीबन 8% होगा। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो एडल्ट होते हैं उसमें जो ब्लड जो है उसका वॉल्यूम कितना होता है। तो ये आपको याद रखना है कि 8% होता है किसी भी एडल्ट में। जो नॉर्मल एडल्ट है उसमें ब्लड का जो वॉल्यूम रहेगा वो कितना रहेगा, 8% रहेगा उसके बॉडी वेट का। मतलब कि जैसे कि वो 70 किलो का है तो उसमें 5600 ml ब्लड रहेगा।
ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खासतौर की व्यापों में आप देखेंगे तो नॉर्मल वैल्यूज या ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही बस आपको उसी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो डीपली पूछे जाते हैं, नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। ब्लड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। ब्लड की हमें ये 3 फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखनी है और जो कि बहुत इजी है। हम देखते हैं कि जो ब्लड है हमारा उसका कलर होता है वो रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से लाल कलर का होता है। जो पीएच होता है अपना, पीएच मान होगा जो हमारा ब्लड का, वो 7.4 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो उसकी होती है वह होती है 1.005 से 1.065। यह स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे इंपॉर्टेंट है, आप इसमें समझ लीजिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। अभी आपने डेमो क्लास देखी होगी अगर मेरी सीएसएफ की, उसमें हमने सीएसएफ की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी थी। हमें क्या करना है कि अपना एक रजिस्टर जैसे हम लेके बैठे हुए हैं जिसमें अगर हमें जो डाउट्स आ रहे हैं वो अभी आप लिखिए, उसके साथ साथ आप ना पीछे या कहीं भी अपने पेपर्स ऐसे बनाइए कि जिसमें आप एक साथ एक लाइन से स्पेसिफिक ग्रेविटी सारी लिखिए, जैसे कि ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहेगी, आरबीसी की क्या रहेगी, सीएसएफ की क्या रहेगी। इस तरह के आप एक के नीचे एक लिखेंगे जब स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो जब आप अपने एग्जाम के समय पे पढ़ेंगे तो आपको एक नजर में आपको एक लाइन से सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या उसके बारे में जानकारी बहुत आराम से प्राप्त हो जाएगी। वैसे आखिरी में मैं आपको इस तरह के नोट्स भी बना के दूंगा जिसमें एक साथ आपको सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी कि पूरी, लेकिन आप अपनी तरफ से भी ऐसे नोट्स बना सकते हैं। उससे हमें एग्जाम के समय में कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड की 1.5 1.055 से 1.065 है, लेकिन एग्जाम के समय हम भूल जाते हैं। फिर हम बात करें फंक्शंस की। ये हमारी पहली क्लास है अभी ब्लड को लेके, तो इसमें हम सब बेसिक्स चीजें जरूर देखेंगे, क्योंकि जितना भी पैथोलॉजी है वो बहुत सारा ब्लड के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो हमें ब्लड के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या कार्य होते हैं। तो ब्लड का हमारा जो कार्य है, पहला कार्य वह है रेस्पिरेशन में ये कार्य करता है। तो रेस्पिरेशन में ये क्या कार्य करेगा? जो ऑक्सीजन है और CO2 है उसका ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में इसका कार्य है। आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है चीजें, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। तो आर से मतलब रेस्पिरेशन में ब्लड का कार्य होता है कि ये O2 और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा ये इसके और कार्य होते हैं एक्सक्रीशन, मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालने का कार्य करता है। न्यूट्रिशन में भी
ये न्यूट्रिशन के तौर पे भी काम करता है, जिसमें यह ट्रांसपोर्ट करेगा किसका, फैटी एसिड्स का, फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट करेगा। ग्लूकोज हो गया अपना, फ्रुक्टोज हो गया, जो मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं, वो हम बायोकेमिस्ट्री क्लास में देखेंगे, उसका कार्य करता है। उसके अलावा एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हम अभी काफी दिनों से देखते भी आ रहे हैं, इसके बारे में बात होती है हमेशा ही, कि डिफेंस करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, डिफेंस करता है। अब वो कैसे करता है, हम सब जानते हैं कि WBC जो है, और जो हमारे अंदर एंटीबॉडी होती है, हम कोरोना के समय पे देखा, सब बोलते हैं कि एंटीबॉडी डेवलप हो गई है इसके अंदर, तो कोरोना नहीं होगा। तो वो एंटीबॉडी और जो WBC है हमारी ब्लड के अंदर, वह ये कार्य करती हैं कि हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती हैं। तो इसके 4 कार्य हो गए। अब एक और इम्पोर्टेंट कार्य है। तो हमने देखा कि 4 कार्य में हमने देखा रेस्पिरेशन में काम करता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ले जाने लाने का कार्य करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का कार्य करता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन में काम करता है, आपका जो ट्रांसपोर्ट करेगा किसका, ग्लूकोज यूनिट का, फ्रुक्टोज का, जो फैटी एसिड्स होती है इनका। इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में और वाटर बैलेंस बनाने में कार्य करता है। और जो इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब जिसे जो भी इन्फेक्शन होते हैं बॉडी में, उनके अगेंस्ट में लड़ाई करता है। तो जो लड़ाई किस चीज से की जाती है, जो WBC होता है और एंटीबॉडी होता है, उससे द्वारा की जाती है। नोट्स में मैंने पूरा डिटेल में ऐसे लिखा हुआ है, आप देखिएगा उसको। उसके बाद भी आपको कहीं समस्या लगेगी तो आप पूछ सकते हैं, मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई है। 5वां इसका फंक्शन जो होता है इम्पोर्टेंट, वो होता है इसका, ये जो 5वां, ये भी फंक्शन इम्पोर्टेंट है कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड से मतलब है जो हमारा ब्लड होता है उसमें थक्का जमाने का काम, जब कहीं भी कट लग जाता है तो जो हमारा ब्लड बहने लगता है उसको जमाने का कार्य करता है। तो यह इसके 5 मुख्य कार्य हैं। अब हम देखेंगे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस किस चीज से जो हमारा ब्लड है वह मिलके बनता है। तो आप बोर्ड पे जूम करके भी देख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे, मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। इसका बहुत अच्छा सुंदर चित्र मैंने आपको PDF में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो हमारा ब्लड है यह किस किस चीजों से बना हुआ है, प्लाज्मा से, ब्लड सेल से और गैसेस से। ठीक है, 3 चीजों से मिलके बना हुआ है। पहला हमने देखा प्लाज्मा, ब्लड सेल से और गैसेस से मिलके बना हुआ है। इसमें प्लाज्मा की मात्रा कितनी है, ये अपना टोटल 100% है, 100%। इसमें 55% जो रहेगा वह प्लाज्मा से बना रहेगा, 45% जो है वो ब्लड सेल से बना हुआ है, बाकी गैसेस होती हैं इसमें। अब ब्लड सेल्स जो हैं, जो 45% है हमारी, वह कौन कौन सी होती है, 3 होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये 3 चीज होती हैं हमारी ब्लड सेल्स। जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा किससे मिलके बना हुआ है, वाटर, पानी से और सॉलिड पार्टिकल से बना हुआ रहता है, ठोस जो पदार्थ होते हैं उससे मिलके बना होता है।
तो पहले हमने देखा कि यह 3 चीजों से बना है, हमारा प्लाज्मा से, ब्लड सेल से और गैस से। तो ब्लड सेल्स में क्या क्या है हमारा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। गैस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ठीक है। प्लाज्मा जो है हमारा वह कितना है, 55% रहता है। उसमें वाटर जो है 91% है उसकी मात्रा रहती है, और जो सॉलिड है ठोस पार्टिकल वह है 9% रहता है। अब यह 2 चीजों से मिलकर बना होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है। आपको सिर्फ इन थोड़े नाम से याद करने पड़ेंगे, आपको एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको ये परसेंटेज ऐसे याद होने चाहिए क्योंकि ये परसेंटेज के ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक से और इनऑर्गेनिक से। तो हमारा जो सॉलिड था वो 9% था। 9% में 8% ऑर्गेनिक से बना है, 1% इनऑर्गेनिक से बना हुआ है। अब जो ऑर्गेनिक वाला है उसमें क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम। यहाँ हम बायोकेमिस्ट्री में इनके बारे में डिटेल में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो इनऑर्गेनिक होता है इनके हम टेस्ट भी लगाते हैं, सोडियम आयन का, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फेट, इन चीजों के हम टेस्ट भी लगाते हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि ब्लड में कितने प्रतिशत ब्लड सेल्स होता है। प्रतिशत में पूछेगा आपसे कितने प्रतिशत ब्लड सेल्स होते हैं, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे 45 आपका सही आंसर, आपको ऑप्शन मिलेगा 55, 85, 15। तो आपको 45% याद रखना है आपको कि जो ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं वो कितने 45% होते हैं। प्लाज्मा कितने प्रतिशत रहेगा, 55% होता है। एक क्वेश्चन आया था अभी, जहां तक मुझे याद आ रहा है एनसीएल का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जो प्लाज्मा है या ब्लड है आपका उसमें वाटर कितने प्रतिशत होता है, तो 91% होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे को इसमें से आते हैं। आपके सिलेबस में भी एक ये पूरा टॉपिक दिया गया है कि ब्लड किस किस चीज से बनता है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड आपका टॉपिक है। तो ये आपको इतना टेबल अगर आपको अच्छे से याद है तो आपको काफी चीजें इसमें डिटेल आपको समझ में आ जाएंगी। तो आपने देखा ब्लड जो है वो किससे बन रहा है, प्लाज्मा से 55%, आप याद रखिए। ब्लड सेल 45% और गैसेस से। अब ब्लड सेल में हमने देखा कि ब्लड सेल्स में कौन सी आती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। गैसेस में क्या आती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा किस किस चीज से बन रहा है, तो प्लाज्मा में हमारा आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी ब्लड को आधे घंटे के लिए अगर हम रख देते हैं सैंपल कलेक्ट करने के बाद में, तो उसमें प्लाज्मा अलग सेपरेट हो जाता है, हमारा सीरम सेपरेट हो जाता है बेसिकली। तो प्लाज्मा उसमें जो वाटर पोर्शन दिखता है, मतलब ये वाटर वही दिखाने की कोशिश करी जा रही है आपको, फिर वो कहता है 91% रहेगा, जो ठोस पार्टिकल उसमें रहता है 9% रहता है। उसमें भी आपका ऑर्गेनिक पार्ट रहेगा, एक इनऑर्गेनिक पार्ट रहेगा। तो ऑर्गेनिक अपना 8% रहेगा, जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और एंजाइम इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम प्रोटीन की जैसे नॉर्मल वैल्यूज भी पढ़ते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स बहुत कम मात्रा में होते हैं। प्रोटीन की हम नॉर्मल रेंज पढ़ते हैं 6 से 8 पढ़ते हैं हम, वह ऐसे ही इसी के द्वारा हमें प्राप्त होती है। अब हम आगे कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। इसका पूरा अच्छे से रे डायग्राम मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद भी आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछिएगा। व्यापम में आप पुराने व्यापम पेपर अगर दिए होंगे या देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस पे ही उनका ज्यादा ध्यान रहा है अभी तक। अभी हमने बात करी ब्लड सेल की। ब्लड सेल्स जो हैं हमने 3 देखे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। पहला है हमारा आरबीसी। इसको
इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी को इरेथ्रोसाइट बोला जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। हमारा ब्लड सेल्स है, वहाँ तीन होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो पहला हमने देखा आरबीसी। तो आरबीसी जो है उसको इरेथ्रोसाइट भी बोला जाता है। इसमें मेल और फीमेल की नॉर्मल रेंज अलग अलग होती है। यह आपको, अगर अभी आपने व्यापम दिया होगा तो उसमें भी यह क्वेश्चन आया था, तो आपको चीजें याद होनी चाहिए कि मेल और फीमेल में क्या नॉर्मल रेंज होती है। कई लोगों को अलग अलग बुक्स पढ़ने की वजह से वह गलत नॉर्मल रेंज लगा देते हैं और उनको एक नंबर का नुकसान हो जाता है, और हमारे एग्जाम में एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जो मेल में इसकी वैल्यू होती है वह होती है 4.5 से 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, जो आरबीसी है वो मेल में कितना है, 4.5 से 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम। इसी प्रकार फीमेल में यहाँ कितनी इसकी वैल्यू थी, 3.8 से 4.8 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम। तो यहाँ आपको आप देखेंगे ऐसे नॉर्मल रेंज वाले क्वेश्चन हमारे व्यापम में पूछे जा रहे हैं। कभी डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज पूछेंगे, कभी आरबीसी की नॉर्मल रेंज पूछेंगे, एचबी की नॉर्मल रेंज पूछेंगे। तो आप जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए आप एक पेपर में पीछे लिख सकते हैं सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एक साथ। ऐसे ही आप एक लाइन से आप नोट कर सकते हैं कि आरबीसी की, अच्छा मेल में इतनी नॉर्मल रेंज होती है, फीमेल में इतनी होती है। तो जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी हम अलग 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 चीज़ों की नॉर्मल रेंज पढ़ेंगे, तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा कि जब आपको एग्जाम रहेगा तो आपको बार बार पलटा के नहीं देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मेल की नॉर्मल रेंज लिखी है, कहाँ फीमेल की लिखी है, आरबीसी की कहाँ अलग लिखी हुई है। तो आपके पास एक लाइन से ना पूरे एक अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। बाकी मैं आपको खुद भी ऐसा एक नोट प्रिपेयर करके दूंगा पूरा, जिसमें आपको पूरी नॉर्मल रेंज एक साथ मिलेंगी। इसके बाद हमने बात करेंगे हमारे दूसरे ब्लड सेल की, जिसको डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। जो हमारा दूसरा ब्लड सेल है वह है डब्ल्यूबीसी, या इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। आप ल्यूकोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट वर्ड याद रखें। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी, 4000 से लेके 11000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम होती है। फिर हम तीसरा अपना ब्लड सेल देखेंगे, जो कि है प्लेटलेट।
जो हमारी तीसरा ब्लड सेल है उसको बोलते हैं प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है, 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक होता है। जैसे मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले कि, या आपने पेपर भी देखा होगा, तो अपने पेपर में, व्यापम के पेपर में देखा होगा, नॉर्मल रेंज पूछी जाती है। तो ये आप मान के चलें कि ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको नॉर्मल रेंजेस पता होनी चाहिए कि जो आरबीसी है उसको एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि जो एरिथ्रोसाइट है उसमें मेल की क्या रेंज होती है या फीमेल की क्या रेंज होती है। तो मेल की हमने देखी 4.5 से 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक एमएल, ठीक है। फीमेल में हमने देखी 3.8 से 4.8 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम। इसी प्रकार डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। इसकी क्या नॉर्मल रेंज होती है, 4000 से लेके 11000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम। प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स, इसकी क्या रेंज होती है, 1.5 लाख से लेके 4 लाख सेल्स पर क्यूबिक एमएम। तो आप देखेंगे कि यह ना, इसमें से हर चीज अपने लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको छोटे छोटे चीजों को ही आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूँ, जिससे कि आपके लिए जो पेपर में बेनिफिट रहेगा, आप अलग से इसको एक पेपर में पीछे लिख सकते हैं किसी भी, या अलग से एक नोट्स बनाए जिसमें नॉर्मल रेंज लिखें हर चीज की, क्योंकि आपको इसमें से क्वेश्चन हमेशा व्यापम से आ ही रहे हैं कि आपको किसी भी चीज की नॉर्मल रेंज पूछी जाएंगी। बाकी मैं आपको नोट्स बना के दूंगा ही। और हम आज पूरा ब्लड का सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे। कई लोगों को छोड़े हुए टाइम हो गया रहता है या नॉर्मल रेंजेस वगैरह में कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम पूरी बेसिक बेसिक चीजें भी आज पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर हमने अभी देखा था, ब्लड सेल देख लिया जो कि 45% होता है। हमने देखा था प्लाज्मा होता है ब्लड में, जो कि हमारा 55% था, ठीक है। यह दो चीजों से बना था, वाटर पानी से और सॉइलेट से। वाटर जो था हमारा वो है 91%, और जो हमारा सॉइलेट है वो है 9%। तो प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ब्लड का वॉल्यूम, इसी प्रकार जो हमने ब्लड का वॉल्यूम पढ़ा था तो हमने बताया आपको 8% होता है बॉडी वेट का। इसी प्रकार हम देखेंगे जब प्लाज्मा का वॉल्यूम, हमने आरबीसी का भी देखा था, सॉरी ब्लड का देखा था हमने, जो कि 8% था। अब हम प्लाज्मा का देखेंगे, तो प्लाज्मा का वॉल्यूम रहेगा, वह कितना रहेगा हमारा, 5% रहेगा बॉडी वेट के। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीजें भी मैं बता दे रहा हूं, जो कि लगभग कितना रहेगा आपके, अब इंसानों के ऊपर अलग अलग इंसान के ऊपर थोड़ा डिपेंड भी करता है, लेकिन जो एवरेज दिया है, तो प्लाज्मा का वॉल्यूम कितना रहेगा, 5% रहेगा बॉडी वेट के, या आप बोल सकते हैं 3.5 लीटर रहेगा, या 3500 ml रहेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा प्लाज्मा था, हमने उसमें देखा था प्रोटीन से बना था, कार्बोहाइड्रेट रहता है उसमें। जो हमारा सॉलिड पार्टिकल था, हमने देखा था कि वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से बन रहा था। तो उसमें जो ऑर्गेनिक पार्ट था वह प्रोटीन था, उसमें कार्बोहाइड्रेट था, लिपिड और एंजाइम था। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोटीन वाला था, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं हमारे, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्लाज्मा जो प्रोटीन है उसके बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। जो सॉलिड से ऑर्गेनिक वाला गया था,
ऑर्गेनिक में प्रोटीन जो था, हम उसके बारे में अभी स्टडी कर रहे हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो होता है हमारा नॉर्मल रेंज, आपको हर चीज की ध्यान देनी चाहिए, 6 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर। हम रिपोर्ट्स में भी देखते रहते हैं, बट आपको ध्यान देना चाहिए कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं हमारे, उसकी वैल्यू होती है 6 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अब इसके जो प्रोटीन होता है हमारे प्लाज्मा का, यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसके टाइप्स देखेंगे हम कि ये कितने प्रकार का होता है। आप मान के चलें कि मैं आपको जो कुछ भी चीजें बता रहा हूँ उनमें से लगभग सब चीजें इंपॉर्टेंट ही मैं आपको ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूँ और बता रहा हूँ आपको कि ये कितने प्रकार के होंगे। 3 प्रकार के होते हैं आपके जो प्लाज्मा जो प्रोटीन है आपके, वो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। इन सब चीजों पे मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, उसमें आपको और अच्छे से दिखेगी चीजें। तो हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की। तो हमने देखा कि जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है उसकी नॉर्मल रेंज थी 6 से 8 ग्राम। अब उसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो यह हमारा पहला जो है एल्ब्यूमिन होता है, दूसरा ग्लोबुलिन होता है, तीसरा फिब्रिनोजन बोलते हैं इसे। तो जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है, आपको नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे ये जल्दी आता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर पूछ सकता है या बन सकता है क्वेश्चन कि प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। तो आप एक चीज देखेंगे कि एल्ब्यूमिन है वो भी लीवर में बन रहा है, जो ग्लोबिन है ग्लोबुलिन है, ये 3 चीजों से बन, 3 इसके अलग अलग पार्ट होते हैं फिर
अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा ग्लोबुलिन होता है। मतलब अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। तो इसमें जो दो चीज होती है अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन, वह लीवर में, मतलब लीवर में यह भी बन रहा है, ठीक है। और फिब्रिनोजन है, यह भी लीवर में बन रहा है। तो ये आप मान के चलें कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन मतलब प्लाज्मा प्रोटीन है, वह लीवर में बनते ही बनते हैं। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो इम्पोर्टेंट है कि जो गामा ग्लोबुलिन है वह किससे बनते हैं, प्लाज्मा सेल से बनते हैं। आप इस चीज में, आप जब जैसे पीडीएफ आपके पास मिलेगा, आप अपने पास लिखेंगे तो आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो आपका गामा ग्लोबुलिन है वह किससे बनता है, प्लाज्मा सेल से बनता है। और किसके द्वारा बनाया जाता है, बी लिम्फोसाइट्स होता है। टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। तो यह किसके द्वारा बनाई जाती है, बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनाई जाती हैं आपकी। हमारे तीन टाइप्स हैं। पहला हुआ एल्ब्यूमिन, जो कहाँ बन रहा है, लीवर में बन रहा है। हमने अभी बात करी नॉर्मल रेंज की, बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप कहीं भी लिख के रखें या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं कि 3.5 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल रेंज होती है एल्ब्यूमिन की। फिर आता है हमारा ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन तीन पार्ट्स होते हैं ग्लोबुलिन के, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। तो जो अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन है वो कहाँ बन रहा है, लीवर में बन रहा है, स्प्लीन में बन रहा है और बोन मैरो में बनता है। जो गामा ग्लोबुलिन है वह किसके द्वारा बनता है, प्लाज्मा सेल्स जब हमने पढ़ रहे थे उसके द्वारा हमारा गामा ग्लोबुलिन बनता है। तो आप सब में देखेंगे कि यह थोड़ा सा हमें डिफरेंट दिख रहा है गामा ग्लोबुलिन। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि गामा ग्लोबुलिन किसके द्वारा बनाया जाता है, तो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा बनता है। कहाँ, बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वहाँ कितनी है, 2 से 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। तो मैं याद करने के लिए इसको क्या करता था कि पहले मैं ग्लोबुलिन की वैल्यू याद रखता था कि 2 से होती है 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। फिर मैं एल्ब्यूमिन की याद रखता था कि जहां इसकी खत्म हुई वहां से इसकी चालू हुई है। देखिए 2 से 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर ग्लोबुलिन की याद रखी, फिर 3.5 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर एल्ब्यूमिन की गई। अब आप ये भी देखेंगे कि 2 में 1.5 प्लस करेंगे तो 3.5 आ रहा है, और 3.5 में 1.5 प्लस करते हैं तो 5 आता है हमारा। तो मैं इस प्रकार से इस वैल्यू को याद रखता था अपने लिए कि पहले ग्लोबुलिन की वैल्यू याद रख लेता था कि 2 से 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, उसमें 1.5 प्लस करेंगे तो 3.5 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर हमारा एल्ब्यूमिन की वैल्यू होती है। अब ये तीसरा जो हमारा प्रोटीन है, फिब्रिनोजन प्रोटीन, यह भी हमारे किससे बन रहा है, लीवर से बन रहा है, ठीक है। यह इसका ये मुख्य कार्य है, इसका एक फंक्शन आप इम्पोर्टेंट मान के चलें कि फिब्रिनोजन क्या काम करता है। अभी हमने देखा था कोगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब है कहीं भी ब्लड, अगर हमारी वेसल्स जो होती हैं, आर्टरी, वेन, ये चीजें फटती हैं जब, तो जो हमारा खून निकलता है उसको, ब्लीडिंग जो होती है हमारी, उसको रोकने का कार्य जो करता है, तो उसमें यह हेल्प करता है, कोगुलेशन में यह हेल्प करता है। मतलब जो थक्का बनाने में फिब्रिनोजन प्रोटीन हेल्प करता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन सा प्रोटीन है जो थक्का बनाने में या कोगुलेशन करने में ब्लड के हेल्प करता है, तो उसका आंसर क्या है, फिब्रिनोजन है उसका आंसर, ना कि एल्ब्यूमिन या ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन यहाँ कार्य नहीं करते हैं। कोगुलेशन करने का काम या थक्का जमाने का काम में जो हेल्प करता है वो काम करता है फिब्रिनोजन, जो हमारा प्रोटीन है वह यह कार्य करता है। इसकी नॉर्मल रेंज भी जरूर इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें 0.2 से होती है 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो हमने देखिए 3 होते हैं हमारे प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। तो इसमें 2 चीज, एक तो नॉर्मल रेंज हमारी इंपॉर्टेंट है, सबकी आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा ग्लोबुलिन में आप देखेंगे कि गामा ग्लोबुलिन हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए, क्योंकि यह प्लाज्मा सेल के द्वारा बनता है और बी लिम्फोसाइट से बनता है। फिर हमारे लिए एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें टॉपिक में कि फिब्रिनोजन जो है, ऐसा कौन सा
हमारा प्रोटीन है प्लाज्मा प्रोटीन, जो टक्का जमाने में या कोगुलेशन करने में कार्य करता है। वहां हमारा आंसर है फिब्रोनोजन। तो फिब्रोनोजन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी भी नॉर्मल रेंज आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे देखेंगे। आप एक बार पूरा वीडियो जरूर पीडीएफ के साथ में देखिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। जो चीज नहीं समझ में आए अगर उसके बाद भी, तो आप आगे हमसे हमें इनबॉक्स करिएगा, हम उसके बारे में आपको और डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। अब आप एक चीज समझिए, बहुत लोगों को पता भी होगा, पर जिनको नहीं पता तो उनको मैं बताऊं कि हाइपो HYPO, हाइपो होता है एक होता है हाइपर। ठीक है, तो हाइपो से मतलब होता है कम, कम, और हाइपर से मतलब होता है ज्यादा। तो आपको ये वर्ड पता होने चाहिए, अगर जो जिनको नहीं जानकारी है उनको बता रहा हूँ खाली में ये, कि हाइपो से मतलब होता है कम, हाइपर से मतलब होता है ज्यादा। तो हम प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ रहे थे अभी, तो हम ये देख रहे हैं इसमें कि हाइपो प्रोटीन यूरिया एक कंडीशन होती है, हाइपोप्रोटीन एनीमिया किस कंडीशन में होता है, मतलब कि डिक्रीज या कम प्लाज्मा प्रोटीन कब होगा। और दूसरी कंडीशन है हाइपर प्रोटीनेमिया, मतलब इंक्रीज प्रोटीन कब होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन कभी नॉर्मली आपसे पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मा प्रोटीन कब इंक्रीज हो जा रहा है, तो इसलिए मैं आपको ये भी पढ़ा दे रहा हूँ। तो हाइपो से मतलब होता है कम, हाइपर से मतलब होता है ज्यादा। तो हाइपोप्रोटीनेमिया में डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन कब कब किस कंडीशन में आपका होता है। तो मैं आपको लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पे, आपको नोट्स में आपको जो चीज मैं बताऊंगा वही में आपको नोट्स में मिलेगी। तो एक कंडीशन होती है हैमरेज, जिसमें कि आपके जो ब्लड वेसल रहते हैं अगर वो कहीं से रैप्चर या फिर कहीं से टूट जाते हैं तो ब्लड फ्लो होता है, उस कंडीशन में हाइपोप्रोटीनेमिया होता है। कहीं आप अगर जल जाता है कोई व्यक्ति, उस कंडीशन में होता है। अगर जो लोग बहुत ज्यादा उपवास रखते हैं, स्टारवेशन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उपवास बोलते हैं, अगर उपवास रखते हैं उस कंडीशन में हो जाता है, तब हाइपोप्रोटीन एनीमिया होता है या डिक्रीज होता है आपका प्लाज्मा प्रोटीन। लेकिन दो जो मुख्य कंडीशन है इसकी, उन दो मुख्य कंडीशन की हम बात करेंगे। एक होता है आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी बताऊंगा कि आपको ऐसे क्यों ध्यान रहेंगे ये सब चीजें अभी।
तो यहाँ एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं क्रोनिक लीवर डिसीज। क्रोनिक से मतलब होता है कोई भी चीज अगर लंबे समय तक रहती है। दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है आपका एक्यूट और एक होता है आपका क्रोनिक। अभी आगे हमें कई चीजों में ये चीज आएंगी, इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये वर्ड आपके यूज होंगे, एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। तो एक्यूट मतलब आप समझ लीजिए कि कम समय की बात हो रही है, तब हम बोलते हैं एक्यूट। और क्रोनिक जब है तब हम लंबे समय की अगर बात कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम की, तो हम बोलते हैं क्रोनिक किसी भी चीज को। ठीक है, तो एक्यूट से मतलब है कम समय के लिए अगर हम कोई बात कर रहे हैं, क्रोनिक से मतलब है अगर हम किसी चीज के लंबे समय के लिए बात कर रहे हैं तो यह होती है हमारी एक डिसीज होती है क्रोनिक लीवर डिसीज। जब लंबे समय से आपका किसी व्यक्ति का जो लीवर है उसमें किसी प्रकार की बीमारी है। तो अभी हमने इसके पहले देखा था कि जो प्रोटीन है वह कहाँ पे मेनली बन कहाँ रहा था, लीवर में बन रहा था। तो अगर किसी को लंबे समय से अगर उसको लीवर में बीमारी है तो क्या होगा कि उसका लीवर ठीक से काम नहीं करेगा। जब वो ठीक से काम नहीं करेगा तो जो प्लाज्मा प्रोटीन बनाने का कार्य कर रहा था, प्लाज्मा प्रोटीन बन रहे थे लीवर में, वह कम कम मात्रा में बनेंगे। तो हाइपर प्रोटीनेमिया में हमने देखा कि डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें कि इस कंडीशन में जो प्लाज्मा प्रोटीन है वह कम हो जाता है। तो जब किसी का लीवर लंबे समय से अगर बीमार है तो वह कम मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन बनाएगा, मतलब हाइपर प्रोटीन की जो प्रोटीनेमिया की जो कंडीशन है वह यहाँ पे हमारी लागू हो जाएगी कि अगर किसी को लंबे समय से अगर किसी का लीवर डैमेज है तो वो कम मात्रा में हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बनाएगा। इसलिए अगर आपको ऑप्शन में आएगा तो आपको ये चीज ध्यान रहेगी कि किसका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो लीवर क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। अगर वो ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, डिसीज है लीवर में, तो उस कंडीशन में प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, एक और मैं आपको कंडीशन बताऊंगा। तो जो पहले हेमरेज बताई या फिर कोई जल जाता है ये बताई, वो उतना इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन क्रोनिक लीवर डिसीज हमने समझा कि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रोनिक से हमने देखा लंबे समय से अगर किसी का लीवर ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो वह प्लाज्मा प्रोटीन कम मात्रा में बनाएगा, और जब कम मात्रा में बनाएगा तो वो कंडीशन क्या होगी, हाइपोप्रोटीन एनीमिया। अब एक और ही कंडीशन है हाइपोप्रोटीनिया के में कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नेफ्रोटिक डिसीज होती है। तो जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं जानकारी है उनको बताएं कि जो किडनी होते हैं ना, किडनी होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में दो, उसमें नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम नेफ्रोटिक जो डिसीज है वो किसमें होगी, किडनी में होगी हमारी। ठीक है, तो अगर हमारी किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है और नेफ्रोटिक हमको डिसीज हो रही है तो हमारी किडनी ठीक से काम नहीं करेगी। तो उससे होगा क्या कि ज्यादा मात्रा में हमारे जो प्रोटीन रहेंगे ना, तो ज्यादा मात्रा में, मैं ऐसे साइन बना रहा हूँ, अगर ऊपर की तरफ एरो है उसका मतलब है इंक्रीज हो रही है, कोई भी चीज ज्यादा हो रही है। तो ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो यूरिन से पास आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन में लीवर वाली देखी, ये दूसरी कंडीशन है अगर किसी की किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही और उसको उसके नेफ्रॉन्स काम नहीं करते तो वो नेफ्रोटिक डिसीज जो होती है, तो उसमें क्या होगा कि आपके प्रोटीन जो रहेगा, प्लाज्मा प्रोटीन, वह क्या करेगा, किडनी से आपका फिल्टर होके आपके यूरिन में ज्यादा मात्रा में पास होने लगेगा। अब वह ज्यादा मात्रा में अगर यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, आपके पेशाब के थ्रू, तो आपकी जो बॉडी रहेगी, बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन का कमी होगी, प्लाज्मा प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो वो कंडीशन में क्या हो जाएगी, हमारी हाइपोप्रोटीनीमिया।
ठीक है, दो कंडीशन हमने मेन देखी इसमें, क्रोनिक लीवर डिसीज और एक देखी हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो क्रोनिक लीवर डिसीज से, क्रोनिक से मतलब था लंबे, और लीवर की डिसीज है तो लंबे समय से डिसीज है। उसके बारे में हमने बताया कि लीवर से ही हमारे प्रोटीन बन रहे थे, प्लाज्मा प्रोटीन का बन रहे थे। अगर लीवर लंबे समय से आपका डैमेज है तो प्रोटीन जो है वो कम मात्रा में बनाएगा हमारा लीवर, और कम मात्रा में बनाएगा तो उसी कंडीशन को हाइपर प्रोटीनीमिया बोला जाता है। दूसरी कंडीशन हमने देखी नेफ्रोटिक डिसीज या सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक से हमने देखा कि नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी किडनी में। किडनी क्या करती है, हमारा फिल्ट्रेशन का काम करती है, जो ब्लड को रहेगा फिल्टर करेगी। नॉर्मल कंडीशन में जो हमारे प्रोटीन है वो पास नहीं होते हैं, लेकिन अगर हमारी नेफ्रोटिक डिसीज है किसी व्यक्ति को तो जो प्रोटीन है वो हमारे पास होंगे अधिक मात्रा में, और यूरिन के थ्रू, हमारे पेशाब के थ्रू वहां बाहर निकल जाएगी, जिस वजह से जो प्लाज्मा प्रोटीन है वहां कम हो जाएंगे। तो यह हमारी जो दो कंडीशन हम पढ़ रहे थे, हाइपो प्रोटीनीमिया और हाइपर प्रोटीनीमिया। तो हाइपर प्रोटीनीमिया के बारे में अब हम पढ़ेंगे। हाइपर से हमने देखा, बात करी थी, हाइपर से मतलब था इंक्रीज, कोई भी चीज बढ़ रही है उसको बोलते हैं हाइपर। तो इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन किस कंडीशन में हो जाएगा? पहला तो आप समझ लीजिए कि डिहाइड्रेशन में। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें वाटर की मात्रा है। अब हम इसके दूसरे एग्जांपल में समझेंगे कि अगर हमारे पास एक ग्लास है, उसमें हमने 2 चम्मच शक्कर मिलाई हुई है किसी भी ग्लास में, और हमने उसको घोल के रखा हुआ, नमक घोल के रखा हुआ है। नमक से समझिए कि एक हमारे पास ग्लास है, उसमें हमने 2 चम्मच नमक घोल के रखा हुआ है। अब हमने क्या किया कि बाहर कहीं भी हमने धूप में रख दिया या उबाल दिया हमने पानी, तो पानी की मात्रा कम हो जा रही है, लेकिन जो हमारा नमक है, नमक की मात्रा हमारी सेम जितनी पहले थी उतनी ही रही आएगी। तो हम देखेंगे कि पानी हमारा कम हो गया है, लेकिन हमारे उसके कंपेयर करके देखेंगे हम। पहले क्या था, पानी हमारा मान लो 1 लीटर था, उसमें 2 चम्मच हमने नमक डाला था या 100 ग्राम हमने नमक डाला था। तो उसमें हम देखेंगे कि 1 लीटर में 100 ग्राम हमारा नमक है। अगर हमने उसमें से 500 ml हमारा पानी उबाल के अलग कर दिया हमने, या फिर वो धूप में रख दिया तो सूख गया, लेकिन हमारे नमक की मात्रा सेम है। नमक से यहाँ मतलब रहेगा हमारे प्रोटीन का। तो हम देखेंगे जब हमारा 500 ml पानी अगर हमारा कम हो गया, तो उसके कंपैरिजन में देखेंगे कि जो 100 ml हमारा, 100 ग्राम हमारा जो सॉल्ट था, हमारा नमक था, कंपेयर करके देखेंगे तो वह पहले के मात्रा में ज्यादा रहेगा। तो अब हम इस कंडीशन को यहाँ अप्लाई करेंगे कि डिहाइड्रेशन में ऐसा क्यों होता है। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में से पानी की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन हमारी पानी की मात्रा कई तरीके से कम हो सकती है कि आपको पसीना निकलेगा तो आपका कम हो जाएगा, किसी प्रकार का आपको डायरिया हो रहा है, किसी प्रकार मोशंस में आपके ज्यादा पानी का मात्रा बाहर निकलता है, लेकिन आपके प्रोटीन नहीं निकल रहे हैं उस समय पे आपकी बॉडी से। तो आप कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो प्रोटीन की मात्रा आपकी इंक्रीज हो रही है वहां पे। तो ये कि अपनी पहली कंडीशन हो गई कि डिहाइड्रेशन में हमारी जो प्लाज्मा प्रोटीन है वहां बढ़ जाते हैं। और एक और जो कंडीशन होती है उसे बोलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसे बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा। तो हमने पहली कंडीशन देखी, डिहाइड्रेशन में बॉडी का जो पानी है वो कम हो गया है, और हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे बॉडी में उतने ही हैं। मतलब प्लाज्मा प्रोटीन हमारे बॉडी के अगर देखे जाए तो इंक्रीज हो रहे हैं, अगर हम अपने नॉर्मल जो किसी की बॉडी है उससे कंपेयर करके देख रहे हैं। एक दूसरी कंडीशन है मल्टीपल माइलोमा बोला जाता है।
मल्टीपल से आप सब जानते हैं, मल्टीप्लाई करना मतलब गुणा करना। तो आप ये समझिए कि मल्टीपल से ज्यादा ज्यादा हो रही है कोई भी चीज, तो लार्ज अमाउंट में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है या सिंथेसिस होता है, सिक्रीट होता है लार्ज अमाउंट में। तो ये हमारी एक दूसरी कंडीशन होती है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको छोटी मोटी चीजें भी आपको सब ब्लड के बारे में पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। कभी जब हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी का भी पोर्शन पढ़ेंगे और दूसरी चीजें पढ़ेंगे तो यह आपको एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे। तो हमारी यह दूसरी कंडीशन हो गई है। अब हम थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, दूसरा अपना आगे का जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो टॉपिक है हमारा हेमेटोपोइसिस बोला जाता है। तो हेमेटोपोइसिस जो है हमने पहले ही आपको बोला था कि हेमेटो से आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या होता है, ब्लड। ठीक है। और पोइसिस से मतलब होता है सिंथेसिस या कोई भी चीज का बनना। तो हेमेटोपोइसिस का आपका मतलब होता है कि जो ब्लड सेल्स हमने बात करी थी, ब्लड का बनना। ब्लड का बनना या ब्लड सिंथेसिस। तो हेमेटोपोइसिस से आपने देखा, हेमेटो का मतलब होता है ब्लड और पोइसिस का मतलब होता है सिंथेसिस या बनना। तो हेमेटोपोइसिस का मतलब हो गया ब्लड का बनना। ठीक है। इसको हम, इसके बारे में अब हम अगले लेक्चर में अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपको जो कुछ भी चीज समझ में ना आई हो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आप ग्रुप में डालिए, पूछिए दोबारा। आपको इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा, आप उसमें देखिए। एक बार जरूर वीडियो को दोबारा देखिएगा पीडीएफ के साथ में। आपको जो चीज समझ में ना आए उसके बाद भी तो जरूर पूछिए। मैं आपको जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में लगभग यही सब चीजें पूछी जाती हैं। और नॉर्मल रेंज हो गई किसी भी चीज की, छोटी छोटी जो क्वेश्चंस होते हैं वही लोग गलत लगा देते हैं, जिस वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं और एक एक नंबर से भी लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। अपना सिलेक्शन किसी किसी का नहीं हो पाता है। हमारे कई दोस्त हैं पिछले व्यापम में जिनका एक एक नंबर से सिलेक्शन रह गया है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। आपसे बस इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो मेरे से 1 घंटे जितने भी टाइम का आप लेक्चर ले रहे हैं, आप उसको एक बार जरूर फिर से देखें अपने पास। आपको कुछ उसमें हिंदी में अगर कुछ और मॉडिफाई करना है तो आपको मैं पीडीएफ में नोट्स दे रहा हूँ, आप उसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसमें हिंदी में कुछ चीजें लिख लीजिए, आपको समझ में नहीं आ रही हैं बताते वक्त मैं आपको कुछ चीजें हिंदी में ही समझा रहा हूँ। इसके आगे की जो क्लास रहेगी हम कल देखेंगे उसके बारे में। आज के लिए जय हिंद।